अध्याय 8 जादुई काढ़े के टीचर। वो देखो। कहाँ? लाल बालों वाले लंबे लड़के के पास वाला, चश्मे वाला। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? क्या तुमने उसका निशान देखा? अगले दिन जिस पल हैरी ने अपना कमरा छोड़ा, उसी समय से उसके आसपास कानाफूसी होने लगी। क्लासरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े बच्चे पंजों के बल उचक कर उसे देखने की कोशिश कर रहे थे। कई तो गलियारे में बिना कारण आगे तक जाकर लौट आते थे और उसे घूरते हुए पास से गुजरते जाते थे। हैरी की दिली ख्वाहिश थी कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि वह क्लास का रास्ता खोजने में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहता था। हॉगवर्ट्स में एक ऐसी 42 सीढ़ियाँ थीं, कुछ चौड़ी और फैली हुई, कुछ सकरी और हिलती हुई। कुछ सीढ़ियाँ शुक्रवार को ही कहीं और ले जाती थीं, कुछ के बीच एक सीढ़ी गायब थी और बच्चों को याद रखना पड़ता था कि उसे कूदकर पार करना है। ऐसे दरवाजे भी थे जो जब तक नहीं खुलते थे जब तक आप नम्रता से निवेदन ना करें या उन्हें सही जगह पर गुदगुदी ना करें, और ऐसे दरवाजे भी थे जो दरअसल दरवाजे थे ही नहीं, बल्कि ठोस दीवार थी जो दरवाजे होने का नाटक कर रही थी। यह याद रखना बहुत मुश्किल था कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, क्योंकि हर चीज़ इधर से उधर घूमती रहती थी। तस्वीरों के अंदर के लोग एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए आते जाते रहते थे, और हैरी का पूरा विश्वास था कि सजावटी जिब्रब चल सकते थे। भूतों से भी कोई मदद नहीं मिलती थी। जब कोई भूत अचानक उस दरवाजे से तैरता हुआ आता था जिसे आप खोलने की कोशिश कर रहे हों, तो इससे बड़ा सदमा लगता था। लगभग सिरकटा निक हमेशा गुरुद्वार के नए विद्यार्थियों को खुशी खुशी सही दिशा बता देता था, परंतु अगर आपको क्लास के लिए देर हो रही हो और पीव्स नाम का भूत रास्ते में मिल जाए, तो वो 2 तालाबंद दरवाजों और एक चालाक सीढ़ी के बराबर था। वह आपके सिर पर रद्दी कागज की टोकरी उड़ेल देता था, पैरों के नीचे से कालीन खींच लेता था, चौक के टुकड़े फेंक कर मारता था, या फिर आपके पीछे अदृश्य होकर आता था, आपकी नाक पकड़ लेता था और फिर जोर से चीखता था, तुम्हारी नक्कू मिल गई, तुम्हारी नक्कू मिल गई। अगर पीव से बुरा कोई हो सकता था तो वह था चौकीदार ऑक्स फिंच। उससे हैरी और रॉन की पहली ही सुबह मुठभेड़ हो गई। फिंच ने देखा कि वे एक दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से वह दरवाज़ा तीसरी मंजिल के उस गलियारे में ले जा रहा था जहाँ जाना मना था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि वे रास्ता भटक गए थे, और उसे पूरा विश्वास था कि वे जानबूझकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वह उन्हें तहखाने में बंद करने की धमकी दे रहा था, परंतु तभी वहाँ से गुजर रहे प्रोफेसर कुरिल ने उन्हें बचा लिया। फिल्च के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम था मिसेस नॉरिस, जो दुबली पतली और धूल के रंग की थी। फिल्च की तरह उसकी आंखें भी लैंप जैसी दिखती थीं और बाहर को निकली हुई थीं। वह अकेली गलियारों की खाली रखवाली करती थी। अगर उसके सामने कोई नियम तोड़ा, लाइन के बाहर एक कदम भी रखा, तो वह फौरन फिल्च के पास पहुंच जाती थी, जो 2 सेकंड बाद हंसता हुआ टपक पड़ता था। फिल्च को स्कूल के खुफिया रास्तों के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी थी, शायद वीजली बंधुओं को छोड़कर, और इसलिए वह किसी भूत की तरह अचानक टपक सकता था। सभी विद्यार्थी फिल्च से नफरत करते थे, और कईयों की तो दिली ख्वाहिश थी कि मिसेस नॉरिस को कसकर एक लात मार दी जाए। और फिर अगर आप कमरा खोजने में कामयाब हो भी जाएं, तो उसके बाद पढ़ाई का संकट था। हैरी को जल्दी पता चल गया था कि जादू सीखने का मतलब सिर्फ छड़ी हिलाना और कुछ अजीब शब्द बोलना ही नहीं था। उन्हें हर बुधवार को आधी रात में दूरबीन से आसमान का अध्ययन करना पड़ता था तथा अलग अलग तारों के नाम और ग्रहों की गतियों को याद करना पड़ता था। सप्ताह में 3 बार वे महल के पीछे वाले ग्रीन हाउस में जड़ी बूटियों का ज्ञान विषय
का अध्ययन करने जाते थे, जिसकी क्लास एक गोल मटोल नाटी जादूगरनी लेती थी जिनका नाम था प्रोफेसर स्प्राउट। यहाँ वे सीखते थे कि किस तरह विचित्र पौधों और फफूंदियों की देख रेख की जाए और यह भी कि किस काम के लिए उनका उपयोग होता है। सबसे बोरिंग क्लास थी जादू का इतिहास। यह इकलौती ऐसी क्लास थी जिसे एक भूत पढ़ाता था। प्रोफेसर बिंज सचमुच बहुत ही बूढ़े थे। जब वे स्टाफ रूम की आग के सामने सो गए थे तो अगली सुबह वह जब जागे तो अपने शरीर को पीछे छोड़कर पढ़ाने चल दिए। बिंज बोलते रहते थे, लगातार बोलते रहते थे, जबकि विद्यार्थी नाम और तारीखें लिखते जाते थे तथा एमरिक द इविल एंड यूरिक द ऑड बॉल के नाम उलट पलट देते थे। सम्मोहन के टीचर प्रोफेसर फिल्चविक एक बौने से जादूगर थे जिन्हें अपनी डेस्क के पार देखने के लिए किताबों के ढेर पर खड़े होना पड़ता था। अपनी पहली क्लास की शुरुआत में उन्होंने रजिस्टर खोला और जब वे हैरी के नाम पर पहुंचे तो उनके मुंह से रोमांच भरी चीख निकली और वे नज़रों से ओझल हो गए। प्रोफेसर मैकगोनागल सबसे अलग थीं। हैरी ने यही सोचा था कि वे ऐसी टीचर थीं जिनसे पंगा लेना नहीं चाहिए। वे सख्त और बुद्धिमान थीं तथा पहली क्लास में ही उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझा दिया। रूप परिवर्तन बहुत मुश्किल और खतरनाक जादू होता है। रूप परिवर्तन बहुत मुश्किल और खतरनाक जादू होता है जो आप हॉगवर्ट्स में सीखेंगे, परंतु अगर मेरी क्लास में किसी ने गड़बड़ की तो वह यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। मैंने आपको चेतावनी दे दी है। फिर उन्होंने अपनी डेस्क को सुअर में बदल दिया और एक बार फिर डेस्क में। सभी इससे बहुत प्रभावित हुए और वे भी ऐसा करने के लिए उतावले हो रहे थे, परंतु जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि वे काफ़ी लंबे समय तक फर्नीचर को जानवरों में नहीं बदल पाएंगे। बहुत से मुश्किल नोट्स बनाने के बाद हर विद्यार्थी को माचिस की एक तीली दी गई और कहा गया कि वे उसे सुई में बदलने की कोशिश करें। क्लास के अंत तक केवल हरमाइनी ग्रेंजर ही ऐसी थी जिसने अपनी माचिस की तीली का हुलिया बदलने में सफल हो पाई। प्रोफेसर मैकगोनागल ने क्लास को दिखाया कि किस तरह यह सफ़ेद हो गई थी और इसमें नोक निकल आई थी। यह करते समय उन्होंने हरमाइनी को एक दुर्लभ मुस्कुराहट दी। हर विद्यार्थी सचमुच जिस क्लास का इंतजार कर रहा था वह थी गुप्त कलाओं से रक्षा। पर क्विरिल का लेक्चर एक तरह का मजाक साबित हुआ। क्लास में लहसुन की बुरी बदबू भरी थी। सब कह रहे थे कि वह उस खून चूसने वाले भूत को दूर रखने के लिए थी जिससे क्विरिल रोमानिया में मिले थे और वे अब भी डरते थे कि वह भूत किसी दिन उन्हें पकड़ने के लिए फिर आ जाएगा। क्विरिल ने विद्यार्थियों को बताया कि उन्हें यह पगड़ी एक अफ्रीकी राजकुमार ने तोहफे में दी थी जब उन्होंने उसे एक सताने वाले जिन से बचाया था, पर विद्यार्थियों को उनकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। जब सीमस फिनिगन ने उत्सुकता से पूछा कि किस तरह क्विरिल ने जिन से लड़ाई की तो क्विरिल का चेहरा लाल हो गया और वे मौसम के बारे में बात करने लगे। इसके अलावा विद्यार्थियों ने यह महसूस किया कि क्विरिल की पगड़ी में एक अजीब सी बदबू आती थी और वीजली बंधुओं का दावा था कि पगड़ी में लहसुन भरे हैं ताकि क्विरिल जहाँ भी जाए सुरक्षित रह सके। हैरी को यह जानकर बहुत राहत मिली कि वह बाकी विद्यार्थियों से मीलों पीछे नहीं था। बहुत से बच्चे मगलू परिवारों से आए थे और उसकी तरह ही उन्हें मालूम नहीं था कि वे जादूगर और जादूगरनियाँ थे। सीखने को इतना कुछ था कि रॉन जैसे लोग भी उनसे बहुत आगे नहीं थे। शुक्रवार हैरी और रॉन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। नाश्ते के लिए
बड़े हॉल में नीचे जाते समय वे एक बार फिर रास्ता भटक गए। आज हमें क्या पढ़ना है? हैरी ने अपने दलिये में शक्कर मिलाते समय रॉन से पूछा। नाग शक्ति के साथ जादुई काढ़े के 2 पीरियड हैं, रॉन ने कहा। स्नेप नाग शक्ति हाउस के प्रमुख हैं। लोग कहते हैं कि वे हमेशा उन्हीं का पक्ष लेते हैं। हम अपनी आँखों से देखेंगे कि क्या वह सच है। काश मैगोनिगल भी हमारा पक्ष लेती, हैरी ने कहा। प्रोफेसर मैगोनिगल गरुड़द्वार हाउस की प्रमुख थी, परंतु इसके बावजूद उन्होंने पिछले दिन उन्हें ढेर सारा होमवर्क दिया था। और तभी डाक आ गई। हैरी को अब तक इसकी आदत पड़ गई थी, परंतु पहले दिन जब लगभग 100 उल्लू नाश्ते के समय बड़े हॉल में अचानक घुस आए तो वह हड़बड़ा गया था। वह उल्लू तब तक टेबलों के ऊपर गोल गोल घूमते रहे जब तक कि उन्हें उनके मालिक नहीं दिख गए और उन्होंने चिट्ठियाँ तथा पैकेट उनकी गोद में नहीं डाल दिए। हेडविग हैरी के लिए अब तक कुछ नहीं लाई थी। वह कई बार आई जरूर थी, परंतु उसके कानों को कुतरकर और थोड़ा टोस्ट खाकर स्कूल के दूसरे उल्लुओं के साथ सोने के लिए उल्लू खाने में चली गई थी। परंतु इस सुबह वह मुरब्बे और शक्कर के डिब्बे के बीच में उड़ती हुई आई और उसने हैरी को प्लेट में एक चिट्ठी टपका दी। हैरी ने इसे तत्काल फाड़कर खोला। प्रिय हैरी, इसमें लिखा था और लिखावट बहुत बुरी थी। हम जानते हैं कि शुक्रवार को तुम्हारी आधी छुट्टी रहती है। क्या तुम 3 बजे के करीब हमारे यहाँ आकर हमारे साथ एक कप चाय पियोगे? हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा पहला सप्ताह कैसा रहा। हेडविग के साथ ही जवाब भिजवा देना, हैग्रिड। हैरी ने रॉन से कलम उधार ली और उसी चिट्ठी के पीछे लिखा, हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। और फिर उसने हैग्रिड को चिट्ठी के साथ रवाना कर दिया। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि वह हैग्रिड के साथ चाय पीने के लिए उत्सुक था, क्योंकि जादुई काढ़े की क्लास में उसके लिए अब तक की सबसे बुरी घटना साबित हुई। सत्र की शुरुआती दावत में हैरी ने सोचा कि प्रोफेसर स्नेप उसे नापसंद करते थे। जादुई काढ़े के पहले पीरियड के बाद वह जान गया कि वह गलत था। स्नेप हैरी को नापसंद नहीं करते थे, वे उससे नफरत करते थे। जादुई काढ़े की क्लास एक तहखाने में लगती थी। मुख्य महल की तुलना में यहाँ अधिक ठंडक रहती थी। दीवारों में हर तरफ कांच के जार रखे थे। इसमें मरे हुए जानवर अचार की तरह तैरते ना होते तो भी यह जगह बहुत डरावनी लगती। फिल्चविक की तरह स्नेप ने भी रजिस्टर निकालकर क्लास लेना शुरू किया और फिल्चविक की तरह ही वे भी हैरी के नाम पर आकर ठहर गए। अरे हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, हैरी पॉटर हमारा नया हीरो। ड्रैको मैल्फॉय और उसके दोस्त क्रैब और गोyle मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। सबके नाम पुकारने के बाद स्नेप ने क्लास की तरफ देखा। उनकी आंखें हैग्रिड की आंखों की तरह ही काली थीं, परंतु उनमें हैग्रिड जैसी कोमलता नहीं थी। उनकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं तथा उन्हें यह देखकर आपको अंधेरी सुरंगों की याद आ जाती थी। आप यहाँ पर जादुई काढ़े बनाने की सूक्ष्म विज्ञान और सटीक कला सीखने के लिए आए हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ कानाफूसी से अधिक ऊंची नहीं थी, परंतु विद्यार्थियों को हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। प्रोफेसर मैगोनिगल की तरह ही स्नेप के पास भी क्लास को बिना प्रयास किए चुप रखने की प्रतिभा थी। चूँकि यहाँ पर छड़ी हिलाने का मूर्खतापूर्ण काम बहुत कम होता है, इसलिए तुम में से कईयों को यह विश्वास नहीं होगा कि यह भी जादू है। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम लोग उबलती हुई कढ़ाई से उठते हुए लहराते धुएं की सुंदरता को भी समझ पाओगे या इंसान की नसों में जाने वाले रसों की नाजुक शक्ति का पहचान पाओगे।
जो दिमाग को वश में कर लेते हैं और इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं। मैं तुम्हें यह तक सिखा सकता हूँ कि शोहरत को बोतल में कैसे बंद करते हैं, गौरव को कैसे उबाल सकते हैं और यहाँ तक कि मौत पर ढक्कन कैसे लगा सकते हैं, बशर्ते तुम उतने बड़े मूर्खों का समूह ना हो जिन्हें तुम आमतौर पर पढ़ना पड़ता है। इस छोटे से लेक्चर के बाद काफ़ी देर चुप्पी छाई रही। हैरी और रॉन भौवें उठाकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हरमाइनी ग्रेंजर अपनी सीट के कोने पर खिसक आई और यह साबित करने के लिए उतावली दिख रही थी कि वह मूर्ख नहीं थी। पॉटर, स्नेप ने अचानक कहा, अगर मैं एस्फॉडल की जड़ के चूर्ण को वर्मवुड के सारे मिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? कौन सी जड़ के चूर्ण को किसके सार में? हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भी उतना ही हवाइयाँ उड़ी हुई थी जितनी कि हैरी के चेहरे पर। हरमाइनी का हाथ हवा में तलवार की तरह खड़ा हुआ। मैं नहीं जानता सर। तो शोहरत ही सब कुछ नहीं होती। उन्होंने हरमाइनी के हाथ को अनदेखा कर लिया। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं पॉटर। अगर मैं तुमसे बीजोवा लाने के लिए कहूँ तो तुम उसे कहाँ खोजोगे? हरमाइनी ने अपने हाथ को उतना ऊंचा उठाया जितना वह अपनी सीट से उठे बिना उठा सकती थी, परंतु हैरी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बीजोवा किस बला का नाम है। उसने कोशिश की कि वह मैलफॉय, क्रैब और ग्वाइल की तरफ ना देखे, जो हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे थे। मैं नहीं जानता सर। ऐसा लगता है यहाँ आने से पहले तुमने किताब खोलकर नहीं देखी है ना पॉटर? हैरी ने उन ठंडी आंखों में सीधे देखने के लिए अपनी ताकत बटोरी। उसने डर्सली के घर में अपनी किताबों को खोलकर देखा था, परंतु क्या स्नेप उससे यह उम्मीद कर रहे थे कि वे 1000 जड़ी बूटियाँ और फफूंदियों में लिखी हर बात याद कर लेगा? स्नेप ने एक बार फिर हरमाइनी के हिलते हुए हाथ को अनदेखा किया। पॉटर, अच्छा यह बताओ कि मॉस हुड और वॉस बेन में क्या अंतर होता है? इस बार हरमाइनी उठकर खड़ी हो गई और उसका हाथ तहखाने की छत को छूने लगा। मैं नहीं जानता सर, हैरी ने धीरे से कहा। मुझे लगता है हरमाइनी जानती है। आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? कुछ बच्चे हंस पड़े। हैरी की निगाह सीमस से मिली, जिसने उसे आंख मारी। बहरहाल स्नेप इस बात से खुश नहीं हुए। उन्होंने हरमाइनी को डांटते हुए कहा, बैठ जाओ। और पॉटर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि एस्फॉडेल और वर्मवुड नींद का इतना शक्तिशाली काढ़ा है कि इसे जिंदा मौत का घूंट कहा जाता है। बीजोआ एक पत्थर है जिसे बकरी के पेट से निकाला जाता है और यह ज़्यादातर जहरों से बचाता है। जहाँ तक मॉन्क्सवुड और वोस बेन का सवाल है, तो यह दोनों एक ही पौधों के नाम हैं जिसे एकोनाइट व वत्सनाप के नाम से जाना जाता है। तो तुम लोग इसे लिख क्यों नहीं रहे हो? अचानक चमड़े के कागज और कलम निकालने की आवाज़ें आने लगीं। इस आवाज़ के ऊपर स्नेप ने कहा, और पॉटर, तुम्हारे बदतमीजी के लिए गरुड़ द्वार का एक पॉइंट काट लिया जाएगा। जादुई काढ़े की क्लास जब आगे बढ़ी तब भी गरुड़ द्वार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। स्नेप ने उनकी जोड़ियां बना दी और उन्हें छाले ठीक करने वाला एक आसान सा जादुई काढ़ा बनाने का काम दे दिया। स्नेप अपने लंबे काले चूल्हे में चारों तरफ घूमकर देखता रहा कि वे सूखी हुई बिच्छू बूटी और सांप के जहरीले दांतों के चूर्ण को किस तरह से तोड़ रहे हैं। मैलफॉय को छोड़कर उन्होंने हर एक की आलोचना की। ऐसा लग रहा था जैसे वे मैलफॉय को पसंद करने लगे थे। जब वे सबको यह बता रहे थे कि मैलफॉय ने अपने सींग वाले घोंघा को कितनी अच्छी तरह से उबाला था,
तभी एसिड के हरे धुएं का बादल उठा और कमरे में एक सनसनाती हुई आवाज़ भर गई। नेविल ने ना जाने कैसे सीमस की कढ़ाई को एक मुड़े हुए गोले में बदल दिया था और कढ़ाई में भरा काढ़ा पत्थर के फर्श पर बिखर रहा था और लोगों के जूतों के छेद में भर रहा था। कुछ ही पल में पूरी क्लास अपने स्टूलों पर खड़ी थी, जबकि नेविल, जो कढ़ाई के गिरते समय उस पर काढ़े में नहा गया था, दर्द से कराह रहा था, क्योंकि उसके हाथ और पैर पर हर जगह लाल फोड़े हो गए थे। मूर्ख लड़के, स्नेप ने गुर्राते हुए कहा और अपनी छड़ी को एक बार फिर घुमाकर फैले हुए काढ़े को साफ किया। मुझे लगता है तुमने कढ़ाई को आग पर से उतारने से पहले ही उसमें शाही के कांटे मिला दिए होंगे। नेविल का बिलखला रहा था नेविल बिलबिला रहा था और अब फोड़े उसकी नाक के चारों तरफ उभरने लगे थे। उसे हॉस्पिटल ले जाओ, स्नेप ने सीमस से गुस्से से कहा। फिर वे हैरी और रॉन की तरफ मुड़े, जो नेविल के पास वाली टेबल पर काम कर रहे थे। और तुम पॉटर, तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि उस समय कांटे नहीं मिलाना चाहिए? तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अगर वह गलती कर देगा तो तुम्हारा काम ज़्यादा अच्छा दिखेगा, है ना पॉटर? तुमने गुरुत्वाकर्षण का एक और पॉइंट कम कर दिया है। यह सरासर अन्याय था और हैरी ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, परंतु रॉन ने कढ़ाई के पीछे से उसे पैर मारा। बात को आगे मत बढ़ाओ, वह बुदबुदाया। मैंने सुना है ये बहुत बुरे हो सकते हैं। जब वे लोग 1 घंटे बाद तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, तो हैरी का दिमाग तेजी से घूम रहा था और उसका उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। पहले ही सप्ताह में उसने गुरुद्वार के 2 पॉइंट गंवा दिए थे। स्नेप उससे इतनी नफरत क्यों करते थे? दिल पर मत लो, रॉन ने कहा। स्नेप हमेशा फ्रेड और जॉर्ज के भी पॉइंट काटते रहते हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर हैग्रिड से मिल सकता हूँ? 3 बजने में 5 मिनट पर 3 बजने में 5 मिनट पर वे लोग महल से निकले और मैदान के पार चल दिए। हैग्रिड अंधेरे जंगल के कोने पर लकड़ी के एक छोटे से घर में रहता था। सामने वाले दरवाजे के बाहर एक धनुष और जूते की जोड़ी रखी थी। जब हैरी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्हें अंदर से ज़बरदस्त उथल-पुथल की आवाज़ सुनाई दी। साथ में कुत्ते के कई बार भौंकने की तेज़ आवाज़ें भी आईं। फिर हैग्रिड की आवाज़ गूंजी, पीछे हटो, फांग, पीछे हटो। जब हैग्रिड ने दरवाज़ा खोलकर झाँका तो उन्हें दरार में से उसका बड़ा सा भारी बालों वाला चेहरा दिखा। रुक जाओ, उसने कहा, पीछे हटो फांग। उनके अंदर आते समय वह बोहर राउंड नस्ल के एक विशालकाय काले कुत्ते का पट्टा पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अंदर केवल एक ही कमरा था। छत से सूअर का सूखा गोश्त और जंगली मुर्गियां लटक रही थीं। खुली आग पर एक तांबे की केतली उबल रही थी। एक कोने में एक बड़ा सा बिस्तर था, जिस पर पैबंद लगा गट्ठा डला था। आराम से बैठो, हैग्रिड ने कहा और फैंग को छोड़ दिया, जो सीधे रॉन की तरफ लपका और उसके कान चाटने लगा। जाहिर था हैग्रिड की ही तरह फैंग भी उतना खूंखार नहीं था जितना कि दिखता था। यह रॉन है, हैरी ने हैग्रिड को बताया, जो चाय की बड़ी केतली में उबलता हुआ पानी डाल रहा था और एक प्लेट में रॉन केक खा रहा था। एक और वीजली, हैग्रिड ने रॉन के चकत्तों की तरफ देखते हुए कहा। हमारी आधी जिंदगी तुम्हारे जुड़वा भाइयों को जंगल से दूर भगाते भगाते गुजरी है। रॉन केक के उनके दांत लगभग तोड़ दिए, परंतु हैरी और रॉन ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें सचमुच अच्छे लग रहे थे। फिर उन्होंने हैग्रिड को अपनी क्लासों के बारे में बताया। फैंग ने हैरी के घुटने पर अपना सिर टिका लिया और उसके कपड़ों पर लार टपकाने लगा। जब हैग्रिड ने फिल को उठा खूसट कहा,
तो हैरी और रॉन बेहद खुश हुए। और और जहाँ तक उस बिल्ली मिसेस नॉरिस का सवाल है, हमारी इच्छा है कि हम किसी दिन उसकी मुलाकात फैग से करवा दें। तुम जानते हो, जब भी हम स्कूल जाते हैं वह हर जगह हमारे पीछे पीछे चली आती है। हम उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। फिल्च ने उसे इस काम पर लगा रखा है। हैरी ने हैग्रिड को स्नेप की क्लास के बारे में बताया। रॉन की तरह हैग्रिड ने भी हैरी को समझाया कि वह इसकी चिंता न करे, क्योंकि स्नेप सभी विद्यार्थियों से चिढ़ते थे। परंतु ऐसा लगता है जैसे वे मुझसे सचमुच नफरत करते हैं। बकवास, हैग्रिड ने कहा। वे ऐसा क्यों करेंगे? परंतु हैरी ने देख लिया कि यह बोलते समय हैग्रिड ने उससे नजरें चुरा ली थीं। और तुम्हारे भाई चार्ली के क्या हालचाल है? हैग्रिड ने रॉन से पूछा। हमें वह बहुत पसंद था। जानवरों के मामले में उसका मुकाबला नहीं था। हैरी सोचने लगा कि कहीं हैग्रिड ने जानबूझकर तो विषय नहीं बदल दिया। जब रॉन हैग्रिड को चार्ली और ड्रैगनों के उसके काम के बारे में बता रहा था, तो हैरी ने कागज़ का वह टुकड़ा उठा लिया जो टिकोसी के नीचे टेबल पर पड़ा हुआ था। यह दैनिक जादूगर की कटिंग थी। ग्रिंगॉट में घुसपैठ की ताज़ा जानकारी। 31 जुलाई को ग्रिंगॉट में हुई घुसपैठ के बारे में जांच चल रही है, जिसके बारे में लोगों का मानना है यह अज्ञात शैतानी जादूगर या जादूगरनियों का काम है। ग्रिंगॉट के पिशाचों ने आज दावे के साथ कहा है कि वह चोर कुछ भी नहीं ले गया है। जिस तिजोरी को तोड़ा गया था उसे दरअसल उसी दिन पहले ही खाली कर लिया गया था, परंतु हम आपको यह नहीं बताएंगे कि उसमें क्या था। इसलिए फटे में टांग मत डालो, वरना उसका अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ग्रिंगॉट के पिशाच प्रवक्ता ने आज दोपहर को कहा। हैरी को याद आया कि रॉन ने उसे ट्रेन में बताया था कि किसी ने ग्रिंगॉट को लूटने की कोशिश की थी, परंतु रॉन ने तारीख नहीं बताई थी। हैग्रिड, हैरी ने कहा, ग्रिंगॉट में घुसपैठ मेरे जन्मदिन पर हुई थी। हो सकता है उसी समय हो रही हो जब हम लोग वहाँ पर थे। इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि इस बार हैग्रिड ने हैरी से नज़रें बिल्कुल नहीं मिलाईं, बल्कि घुर्राते हुए उसकी तरफ एक और रॉक केक बढ़ाया। हैरी ने एक बार फिर समाचार पढ़ा। जिस तिजोरी को तोड़ा गया था उसे दरअसल उसी दिन पहले ही खाली कर लिया गया था। हैग्रिड ने तिजोरी नंबर 713 को खाली किया था। अगर आप उसे खाली करना कहें, यानी कि गंदे छोटे से पैकेट को बाहर निकालना, क्या चोरों को उसी पैकेट की तलाश थी? जब हैरी और रॉन ने डिनर के लिए महल की तरफ जा रहे थे, तो उनकी जेबों में रॉक केक का वजन था, जिन्हें लेने से वे झिझक के कारण मना नहीं कर पाए। हैरी ने सोचा कि उसकी क्लासों में उसे सोचने का इतना सामान नहीं मिला था जितना उसे हैग्रिड के साथ चाय पीने में मिला। क्या हैग्रिड ने वह पैकेट सही समय पर निकाल लिया था? वह पैकेट अब कहाँ है? और क्या हैग्रिड स्नेप के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो वह हैरी को बताना नहीं चाहता था?